दिन था 8 नवंबर 2010। कनाडा में ओंटारियो शहर के घर से पुलिस को 911 पर कॉल आती है। फ़ोन पर जेनिफर नाम की एक लड़की थी जिसने बताया कि कुछ लोग उसके घर में ज़बरदस्ती घुसकर गन पॉइंट पर पैसे की मांग कर रहे थे और अभी वह काफ़ी डरी हुई है। उसे पता नहीं चल रहा कि वो क्या करे। तभी पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो अभी सेफ़ है। तो उसने कहा कि हाँ वो सेफ़ है, पर शायद हमलावर ने उसके मॉम डैड को गोली मार दी है और वो भाग चुके हैं। ऑफिसर जेनिफर के साथ बात कंटिन्यू रखता है और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियाँ जेनिफर के दिए हुए एड्रेस पर आ जाती हैं। पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर जाते हैं और बेसमेंट में उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान करने पर पता चलता है कि वो जेनिफर की मॉम बिक थी। जेनिफर के डैड हान को भी गोली लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल होते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये लूटपाट का मामला लगता है, पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और ये केस अपने अंजाम तक पहुंचता है तो पुलिस के साथ साथ आम जनता को भी ये यकीन नहीं होता कि आखिर में कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। इस ब्रूटल मर्डर क्राइम को समझने के लिए और एक्चुअली में उस रात हुआ क्या था ये जानने के लिए हमें बिग हान और उससे जुड़े कुछ और किरदारों के अंदर झांकना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया है वीडियो के एंड में। कमेंट में आप जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, बट आई वुड से जस्ट गिव अ थॉट अबाउट दैट। खैर अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए इस इंसिडेंट से कुछ साल पहले चलते हैं। ईयर 1979। हान काम की तलाश में वियतनाम से कनाडा शिफ्ट होता है। कनाडा में वो टोरंटो शहर में बिक नाम की एक महिला से मिलता है और कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। 1986 में उन्हें एक बच्ची होती है जिसका नाम वो जेनिफर रखते हैं और उसके 3 साल बाद उनके लड़के फेलिक्स का जन्म होता है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बिक और हान दोनों ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी मैग्ना इंटरनेशनल में काम करते हैं और इससे वो अच्छा खासा पैसा भी बना लेते हैं। इतना कि 2004 आते आते दोनों साथ में अपना एक बड़ा घर और कुछ लग्जरी गाड़ियाँ भी खरीद लेते हैं। बिक और हान का मानना था कि जैसे उन्होंने खूब मेहनत करके अपने आप को कनाडा में फाइनेंशियली स्टेब्लिश किया है, वैसे ही उनके दोनों बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट बने और उनकी फैमिली की लेगेसी को आगे ले जाएं। जैसा कि हर माता पिता के साथ होता है, वैसे ही उनकी भी अपने बच्चों से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, खासकर जेनिफर से। इसके लिए जेनिफर को 4 साल की एज से ही पियानो की क्लास में डाल दिया जाता है और वो अच्छा परफॉर्म भी करती है, जिसके कारण घर में ट्रॉफीज़ की भीड़ लग जाती है। स्किल्स की बात करें तो जेनिफर को स्केटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था और उसका गोल था कि वो नेशनल लेवल पर कम्पीट करके 2010 के ओलंपिक्स में मेडल लाए। इसके लिए वो खूब मेहनत करती, इतनी कि कभी कभी रात के 1 बजे तक प्रैक्टिस करती रहती और इसके बाद घर लौटकर रात तक अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी। बट मोस्टली ऐसा नहीं होता, राइट? लेकिन ज़रूरी नहीं इंसान जो सोचे वैसा ही हो जाए। यही जेनिफर के साथ भी होता है। उसके पैर में चोट लग जाती है और वो अपने पैशन स्केटिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाती। इस इवेंट का उसकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे लगता है कि ये उसकी गलती की वजह से हुआ है और इसकी सज़ा खुद को देने के लिए वह अपने हाथ पे ब्लेड से छोटे छोटे कट्स मारने लग जाती है। खैर समय बीतता है और जेनिफर अब 8th क्लास में आ जाती है और सभी सब्जेक्ट्स में वो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करती। स्टडीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि रिज़ल्ट के दिन स्कूल में उसे अवार्ड मिलेगा और वे अच्छी सी स्पीच देगी। बट ऑन द कंट्रेरी रिज़ल्ट के दिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल जैसा ही होता है। घर आने पर वो सोचती है कि इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब कोई इसकी सराहना ही नहीं करता। ये बात उसके अंदर तक घर कर जाती है और फिर जब उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बजाय नाराज़ या गुस्सा दिखाने के वो मुस्कुरा कर कहती है कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करती है, बट बिक को इसका एहसास हो जाता है कि जेनिफर दुखी है और वो उसे संभालते हुए कहती है कि तुम जानती हो हमें सिर्फ तुम्हारा बेस्ट चाहिए, बस वही करती रहो जो तुम कर सकती हो। आफ्टर 1 ईयर एलिमेंट्री क्लास से 8th क्लास तक टॉप करने वाली जेनिफर का 9th क्लास का रिजल्ट आ चुका था और हैरानी की बात थी कि उसके सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ 70% मार्क्स थे। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत नाराज़ होंगे,
इसलिए उसने इस चीज़ को अपने पेरेंट्स से छुपाने के लिए अपने पुराने रिपोर्ट कार्ड्स को काट पीट कर ग्लू से जोड़ और फोटोकॉपियर का इस्तेमाल करके एक नया फेक रिपोर्ट कार्ड बनाया, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स में उसके 90% मार्क्स थे। यही वो 10th क्लास में भी करती है। अपने इस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वो अपने दोस्तों से कहती है कि क्योंकि कॉलेज के एडमिशन के लिए 9th और 10th के मार्क्स मायने नहीं रखते, तो ऐसा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। एंट्री ऑफ डैनियल वोंग, क्लास 11th। अब कहानी में एंट्री होती है डैनियल वोंग की। डैनियल जेनिफर से एज में 1 साल बड़ा था और स्कूल के फेमस म्यूजिक बैंड का हिस्सा था। जेनिफर और डैनियल की मुलाकात कॉन्सर्ट हॉल में होती है, जब एक परफॉर्मेंस के दौरान काफ़ी धुआं होने के कारण जेनिफर को अस्थमा का दौरा पड़ जाता है, जिस पर डैनियल उसकी हेल्प करता है। इसके बाद उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस टाइम तक आते आते जेनिफर के लिए अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने हाई स्कूल रिकॉर्ड्स को अपने माँ बाप से छुपाने के बाद उसने अपने कॉलेज के बारे में भी उनसे झूठ बोला कि उसका एडमिशन वहाँ के फेमस कॉलेज रियरसन में हो गया है, और उसने सोचा है कि 2 साल साइंस की पढ़ाई करने के बाद वह फार्माकोलॉजी प्रोग्राम ज्वाइन करेगी। हान और बिक ये सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से यही उम्मीद होती है। अपने पेरेंट्स को खुश देखकर वो सोचती है कि क्यों ना इसका भी फ़ायदा उठाया जाए, और वो एक और झूठ बोलती है कि कॉलेज से घर का सफ़र काफ़ी लंबा होगा, इसलिए वो वीकडेज पर अपने दोस्त टोपाज के साथ रुक लिया करेगी, जिस पर उसके पेरेंट्स हामी भर देते हैं। जेनिफर ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो डैनियल से सच्चा प्यार करने लगी थी, और टोपाज के घर रुकने के बहाने वो डैनियल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती थी। पर झूठ के पाँव नहीं होते और कभी न कभी वो पकड़ा ही जाता है। यही जेनिफर के साथ भी होता है। जेनिफर का झूठ पकड़ा गया। एक दिन जेनिफर ने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो एक ब्लड टेस्टिंग लैब में ट्रेनिंग कर रही है और कभी कभी उन्हें लेट नाइट तक और वीकेंड को भी काम करना होगा, इसलिए वीकेंड्स में भी वो टोपाज के पास ही रहना चाहती है। हान ने कहा कि वो इसके बारे में सोच कर कल बताएगा, क्योंकि उसको शक हुआ और उसने नोटिस किया कि जेनिफर के पास टेस्टिंग लैब का कोई ID कार्ड नहीं था, ना ही कोई यूनिफॉर्म थी। इसलिए अगली सुबह उसने टोपाज को फ़ोन किया और टोपाज ने बिना कुछ सोचे सारी सच्चाई उगल दी। ये सुनकर हान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जेनिफर को बुलाकर पूछता है कि आखिर सच क्या है। इस पर जेनिफर को ना चाहते हुए भी सब सच बताना ही पड़ता है। वह एक्सेप्ट करती है कि वो किसी ब्लड टेस्ट लैब में ट्रेनिंग नहीं कर रही थी और ना ही कभी फार्माकोलॉजी प्रोग्राम में उसने एडमिशन लिया था। वो सारा टाइम डैनियल के साथ रहती थी। अपनी बेटी जिसे वो इतना अच्छा मानते थे, उसके मुंह से ये सब सुनकर उन्हें धक्का सा लगता है। बिक तुरंत रोने लग जाती है और हान गुस्से में जेनिफर को घर से बाहर निकल जाने को कहते हैं, पर बिक किसी तरीके से बीच बचाव करके हान को ऐसा ना करने के लिए मना लेती है। नतीजा होता है कि 2 हफ्तों के लिए जेनिफर का सेल फोन और लैपटॉप उससे ले लिया जाता है और डैनियल से मिलने पर भी रोक लगा दी जाती है। स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे, पर यहाँ पर हम थोड़ा रुक कर बिक और हान की पेरेंटिंग के बारे में जान लेते हैं कि एज अ पेरेंट वो कैसे थे। एज पेरेंट्स हान और बिक काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। वो बचपन से ही जेनिफर को स्कूल के बाद उसे पिक करते हैं, उसे स्कूल छोड़ के आते हैं और उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करते थे। पार्टीज़ और बॉयफ्रेंड्स की बिल्कुल मनाही थी। ऐसा कह सकते हैं कि जेनिफर का बचपन और टीनेजर बच्चों की तरह नहीं था। उसके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि 22 साल की उम्र हो जाने तक भी दोस्तों के साथ वेकेशन पे घूमना, क्लब में जाना, ड्रिंक्स करना, ये सब एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं ये उसे पता ही नहीं थे। खैर, अब हम फिर से स्टोरी पर आते हैं। जेनिफर के ऊपर हान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के देखकर बिक को उसके लिए बुरा लगता है। आखिर माँ तो माँ होती है, इसलिए वो जेनिफर को बता देती है कि उसके पापा ने उसका फ़ोन कहाँ रखा है और ये इजाज़त देती है कि वो अपना फ़ोन यूज़ कर सकती है, पर उसके डैड को पता नहीं चलना चाहिए। जेनिफर की फेसबुक प्रोफाइल पर इसी टाइमलाइन से रिलेटेड एक पोस्ट भी मौजूद है, जहाँ वो लिखती है, लिविंग इन माई हाउस इज़ लाइक लिविंग अंडर हाउस अरेस्ट। No one person knows everything about me and no 2 people put together knows everything about me and I like being a mystery। खैर, बाद में कुछ टाइम बीत जाने पर उसके पेरेंट्स की तरफ से जेनिफर को थोड़ी छूट मिलती है कि वो अपने पियानो क्लासेस को कंटिन्यू कर सकती है। पियानो की क्लास के दौरान जेनिफर डैनियल से छुप छुप के मिलती रहती है। एक रात डैनियल उसको अपने घर मिलने के लिए बुलाता है और जेनिफर चुपके से डैनियल के घर चली भी जाती है। अगली सुबह जब बिक उसके रूम में आई तो देखती है कि जेनिफर अपने रूम में नहीं है, तो वह तुरंत सब समझ जाती है। इसके बाद बिक और हान तुरंत जेनिफर को कॉल कर घर आने को कहते हैं और डांट लगाते हुए बोलते हैं कि वो डैनियल से अपने सारे कॉन्टेक्ट्स ख़त्म कर दे। ये सारा किस्सा जेनिफर डैनियल को बता देती है, पर अब वो भी इस रोज़ रोज़ के छुपने छुपाने से थक चुका था। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली और लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता।
एंड वो ब्रेकअप कर लेता है। ये सुनकर जेनिफर टूट जाती है और कुछ दिन बाद में उसे पता लगता है कि डैनियल किसी दूसरी लड़की क्रिस्टीन के साथ रिलेशनशिप में है। वह फिर भी डैनियल को मनाने की कोशिश करती है पर कुछ बात नहीं बनती। अप्रैल 2010 जेनिफर अपने एलिमेंट्री स्कूल के एक फ्रेंड एंड्रयू के कांटेक्ट में आती है और बातचीत के दौरान अपने पेरेंट्स के बिहेवियर के बारे में उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे कैसे ट्रीट करते हैं। इस पर एंड्रयू कहता है कभी कभी उसे भी अपने डैड को जान से मारने का मन करता है। एंड्रयू की ये बात जेनिफर को काफ़ी अच्छी लगती है और वो इस पर सोचने लग जाती है कि उसके डैड अगर उसकी ज़िंदगी में नहीं होते तो उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। वो ये चीज़ एंड्रयू को कहती है और ये सुनकर एंड्रयू उससे अपने एक गैंगस्टर टाइप के फ्रेंड डंकन से मिलाता है। अब रिजल्ट ये था कि जेनिफर डंकन के साथ मिलकर अपने डैड का मर्डर प्लान कर रही थी। प्लान तैयार होता है और जेनिफर डंकन को $1500 भी दे देती है और जैसे ही डंकन को पैसे मिलते हैं वो जेनिफर का फ़ोन उठाना बंद कर देता है और तब जेनिफर को पता लगता है कि उसके साथ डंकन ने फ्रॉड कर दिया है और उसका सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद ही डैनियल और जेनिफर फिर से कांटेक्ट में आते हैं और फिर से उनके बीच बातें शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान जेनिफर हिम्मत करके डंकन के साथ उसकी हुई बातचीत और प्लान को डैनियल से बता देती है। पहले तो डैनियल थोड़ा शॉक्ड हो जाता है पर थोड़ी देर बाद डैनियल कहता है कि हम मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं और प्लान तैयार भी हो जाता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए डैनियल अपने एक दोस्त लैंडफोर्ड को भी इसमें शामिल कर लेता है। लैंडफोर्ड ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और डील $10,000 में पक्की होती है। डैनियल जेनिफर को नया आईफोन और एक सिम कार्ड भी खरीद कर देता है ताकि प्लानिंग से रिलेटेड सारी बातें वो इस पर करे और नॉर्मल बातों के लिए वो अपना पर्सनल फ़ोन इस्तेमाल करे। एक्सक्यूशन ऑफ प्लान। हैलोवीन की रात लैंडफोर्ड हैलोवीन की कॉस्ट्यूम पहनकर जेनिफर के घर का पूरा मुआयना कर आता है। नवंबर 2 की दोपहर अचानक डैनियल जेनिफर को टेक्स्ट करता है कि वो क्रिस्टीन को उतना ही लाइक करता है जितना कि जेनिफर उसे करती है। ये सुनकर जेनिफर को खुद पे गुस्सा आने लगता है और वो डैनियल को रिप्लाई करती है कि अगर ऐसा है तो फिर लैंडफोर्ड वाला प्लान कैंसिल कर दो। इसका डैनियल जवाब देता है मैंने सोचा था कि तुम इसको अपने लिए चाहती हो। इस पर जेनिफर रिप्लाई करती है मैं चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कहीं और जाने के लिए है नहीं। डैनियल ने फिर से लिखा लैंडफोर्ड को सच में मना करूँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम ये प्लान मेरे बिना भी चाहती हो। जेनिफर का रिप्लाई आता है हाँ सही कहा, वो मैं अपने लिए ही चाहती हूँ। नेक्स्ट डे डैनियल का टेक्स्ट आता है मैंने सब कुछ सेट कर दिया तुम्हारे लिए। इसके बाद लैंडफोर्ड जेनिफर से बात कर पूछता है कि मुझे एग्जीक्यूशन का टाइम बताओ, जिस पर जेनिफर ने जवाब दिया आज तो नहीं हो पाएगा, डिनर प्लान है तो मुश्किल लग रहा है, आज का कैंसिल कर दो। एक वीक बाद नवंबर 8 की सुबह लैंडफोर्ड ने जेनिफर को टेक्स्ट किया आज प्लान को हम अंजाम देंगे। उसी दिन शाम 8 बजे जेनिफर अपने कमरे में गॉसिप गर्ल का प्रोग्राम देख रही थी और हान हॉल में वियतनामीज न्यूज़ पढ़ रहे थे। फिर 8:30 बजे तक जेनिफर सोने के लिए चली जाती है। क्योंकि फेलिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो वो घर पर कम ही रहता था। जेनिफर की मॉम बिग अपने कज़न के साथ बाहर घूमने गई थी। अब रात के 9:30 बज चुके थे। बिग घर आती है और कपड़े चेंज करके टीवी देखने लग जाती है। लगभग 9:35 पर डेविड जो लैंडफोर्ड का दोस्त था उसको जेनिफर का कॉल आता है और दोनों के बीच लगभग 2 मिनट बात होती है। इसके बाद जेनिफर नीचे जाती है और अपनी मॉम बिग को गुड नाइट कहने के बाद चुपके से घर का फ्रंट डोर खोल देती है। फिर अपने रूम में जाके 10:02 पर रूम की लाइट्स ऑन कर देती है। ये इंट्रोडर्स के लिए एक सिग्नल होता है। 10:05 पर डेविड फिर से जेनिफर को कॉल करता है और उनके बीच 3 मिनट फिर से बात होती है। कुछ ही पल बाद डेविड, लैंडफोर्ड और उनका तीसरा साथी एरिक फ्रंट डोर से अंदर आते हैं। तीनों के पास गन थी। डेविड ने बिग पर अपनी गन का निशाना लगाया जबकि एरिक ऊपर जेनिफर के रूम में भागता है। इससे पहले हान को कुछ समझ आता, लैंडफोर्ड उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे लिविंग रूम में ले जाता है। ऊपर पहुंचकर एरिक ने जेनिफर के हाथ शूलेस से बांध दिए थे। उसने जेनिफर से लगभग $2500 का कैश लूटा और फिर किचन में जाकर बिग के वॉलेट को ढूंढने लग जाता है। घर में ये लोग कैसे घुस गए? बिग ने हान से कैंटोनीज में पूछा। पता नहीं, मैं सो रहा था, हान ने जवाब दिया। चुप हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, एक इंट्रूडर ने हान को डांटा। बिग रोते हुए इंट्रूडर से कहती है कि उन्हें जो चाहिए वो ले लें पर उनकी बेटी को नुकसान न पहुंचाएं। इस बीच उनमें से कहता है कि चिंता मत करो, वो अच्छी लड़की है और उसे कुछ भी नहीं होगा।
इसके बाद लैनफोर्ड और डेविड बिक और हान को बेसमेंट में ले गए और उनके सर पर ब्लैंकेट डाल दिया। उन्होंने हान को 2 बार गोली मारी, पहले कंधे में और फिर चेहरे पर। हान तुरंत जमीन पर गिर जाता है। फिर उन्होंने बिक को 3 बार सर में गोली मारी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद तीनों फ्रंट डोर से भाग जाते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह अपने फ़ोन तक पहुंचती है और 911 डायल करती है। वो रोते हुए बोलती है, मुझे बचाओ प्लीज़, मुझे मदद चाहिए, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ हैं, जल्दी करो। तभी जेनिफर को हान की आवाज़ सुनाई देती है। वह जख्मी हालत में अपनी मृत पत्नी को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी जेनिफर ने चिल्लाया कि वो 911 को बुला रही है। बिक को मरा हुआ देख हान जख्मी हालत में हिम्मत करके बाहर चलते हुए पड़ोसी के पास जाता है। पड़ोसी तुरंत 911 डायल करता है और पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। कुछ ही मिनट में पुलिस और एम्बुलेंस जेनिफर के घर के बाहर मौजूद थी और हान को तुरंत एक नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पुलिस ऑफिसर्स ने जेनिफर से लगभग 3 बजे सुबह उसका बयान लिया। बयान में जेनिफर ने उन्हें बताया कि वो लोग लूटपाट के इरादे से घर में घुस आए थे, उसको उसके रूम में बांध दिया था और उनके माँ बाप को बेसमेंट में ले गए और वहाँ उन्होंने उन्हें गोली मार दी। ट्रायल बिगिंस। मुकदमा 19 मार्च 2014 को शुरू होता है। ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये केस 6 महीने तक चलेगा, लेकिन लगभग 10 महीने तक ये स्ट्रेच हुआ। अधिक से अधिक 50 गवाहों ने गवाही दी और 200 से अधिक सबूत पेश किए गए। जेनिफर अपने बचाव में अपने द्वारा किए गए टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स को समझाने की बेकार कोशिश करती रही और ज्यूरी को ये मनाने की कोशिश करती रही कि हालांकि उसने सच में अगस्त 2010 में अपने डैड के मर्डर का प्लान किया था, लेकिन 3 महीने बाद उसने कुछ ऐसा नहीं चाहा था। दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद जब ज्यूरी ने फैसला सुनाया, जेनिफर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन जब वो प्रेस कोर्ट रूम से बाहर चली गई तो वो रो पड़ी और वो पूरी तरह से कांप रही थी। At first she had no reaction, but as the news sunk in, she broke down and started to sob. फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप के लिए जेनिफर को 25 साल की सजा हुई और उसके डैड पर हत्या की कोशिश के लिए उसे दूसरी सजा मिली। डैनियल, लैनफोर्ड और एरिक को भी यही सजा मिली। जेनिफर को अपने डैड और भाई से मिलने पर भी रोक लगा दी जाती है। इसके बाद हान एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहते हैं कि जब मैंने अपनी पत्नी को खोया तभी मैं अपनी बेटी को भी खो दिया था। हान ने कहा, मुझे लगता है कि अब मेरा कोई परिवार नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं लकी हूँ कि मैं जिंदा बच गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अंदर से मर चुका हूँ। जेनिफर के बारे में पूछे जाने पर हान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी जेनिफर अपने परिवार के साथ जो हो गया उसके बारे में सोचे और किसी दिन एक अच्छी और ईमानदार व्यक्ति बने। सो लिसनर्स, आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। इससे पहले मैं वीडियो एंड करूं, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा, दैट व्हाई दिस हॉरिफिक इंसिडेंट हैपेंड, और क्या सिर्फ जेनिफर पूरी तरह से इसकी जिम्मेदार है?